जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राधिका कोचिंग क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी लोग मस्त होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने अपने धर्म में सुरक्षित होंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हमारे पॉलिटी फाउंडेशन का बैच चल रहा है, जिसमें हमने कुछ टॉपिक पढ़े हैं और आज हम राज्य की नीति के निदेशक राज्य के नीति के निदेशक तत्व, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। डीपीएसपी का प्रावधान है वो भाग 4 में किया गया है। भाग 4 उसके जो अनुच्छेद है वो है 36 से लेके 51 तक। तो डीपीएसपी में कुल 36 से लेकर 51 तक हमें आर्टिकल पढ़ने हैं। तो हम ये समझते हैं कि सबसे पहले भाग में क्या है। सबसे पहले भाग में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जिसके आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। दूसरा है नागरिकता, जिसके आर्टिकल हैं 5 से 11 तक। भाग 3 में मूल अधिकार, जो हमने कंप्लीट कर लिए, उसके अनुच्छेद है 12 से 35 तक। और आज हम पढ़ने वाले हैं डीपीएसपी, जिसके अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। तो जब संविधान सभा का निर्माण हुआ था और संविधान सभा ने अपना कार्य करना शुरू किया था, तो यह सवाल उठा कि जो डीपीएसपी है वो क्यों लाया जाए, डीपीएसपी की क्या आवश्यकता है हमें। तो डीपीएसपी राज्य को निर्देश देता है कि वह विशेष प्रावधान कर सके राज्य की जनसंख्या के लिए। तो सवाल ये उठता है कि ये मूल अधिकार की श्रेणी में क्यों नहीं लगा, क्योंकि आर्टिकल इसका जो भाग 4 का अनुच्छेद 37 कहता है कि जो डीपीएसपी होंगे वो मूल अधिकार के लिए, यानी कि जो अनुच्छेद 37 कहता है कि डीपीएसपी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे, यानी हम डीपीएसपी को न्यायालय में लागू नहीं करवा सकते, लेकिन मूल अधिकार को हम लागू करवा सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ था? संविधान सभा ने जो डीपीएसपी है उसको मूल अधिकार से अलग क्यों किया? तो इसलिए किया था क्योंकि राज्य के पास उस समय इतने संसाधन नहीं थे कि वह जो लोक कल्याण की भलाई के लिए जो डीपीएसपी है उसको मूल अधिकार की श्रेणी में रख सके। इसलिए जो डीपीएसपी है उसको भाग 4 में रखा और जो मूल अधिकार है उसको भाग 3 में रखा। संवैधानिक सलाहकार जो BN राव थे, उनसे यह सवाल पूछा गया कि मूल अधिकार को कैसे रखा जाए। तो संवैधानिक सलाहकार BN राव ने 2 प्रावधान बताए कि जो मूल अधिकार है उनको 2 भागों में बांट दिया जाए। BN राव साहब ने कहा था कि जो मूल अधिकार है उसको 2 भागों में बांट दिया जाए। पहले अधिकार वे होंगे जो न्यायालय में परिवर्तनीय होंगे, न्यायालय में परिवर्तनीय होंगे, और दूसरे अधिकार वे होंगे जो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे, यानी हम इसको लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकती। तो यह एक बेसिक अंतर है मूल अधिकार और डीपीएसपी में। और जो ज़्यादा अंतर है, जो ज़्यादा डिफरेंस है, उनको हम लास्ट में पढ़ेंगे कि मूल अधिकार और फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या डिफरेंस सामने आते हैं। तो हम पढ़ते हैं आर्टिकल को लाइन वाइज। इसके बाद हम आर्टिकल को लाइन वाइज नहीं पढ़ेंगे। जैसे राष्ट्रपति या संसद का जो भाग चालू होगा, वैसे हम जैसे कि राष्ट्रपति टॉपिक है, राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं, चाहे वो 56 से लेकर 61 तक हो, 71 हो, 74 हो, 75 हो, 123 हो, इन सभी आर्टिकलों को राष्ट्रपति वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। ऐसे ही हम जैसे कि राज्यपाल का टॉपिक है, उपराष्ट्रपति का है, तो उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी अनुच्छेद दिए गए हैं संविधान में, उन सभी को हम इकट्ठा पढ़ेंगे जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले हमारा आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 वैसे आर्टिकल 36 कोई काम का नहीं है, आज तक इससे कोई भी सवाल नहीं पूछा गया है। आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है।
जैसा कि जो मूल अधिकार थे उसमें जो आर्टिकल था 12 उसमें भी यही कहा गया था कि इसमें जो राज्य की परिभाषा है, आर्टिकल 12 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है वो केवल मूल अधिकार के लिए है। उसी प्रकार यहाँ भी यह परिभाषा में लिखा गया है कि यह परिभाषा है ना जो DPSP के 36 में दी गई है वह केवल DPSP के लिए है। तो आपका एक काम का आर्टिकल नहीं है, ना ही एग्जाम में कभी पूछा है ना ही कभी पूछेगा। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल आता है आर्टिकल 37। अनुच्छेद 37 कहता है कि जो अधिकार DPSP में दिए गए हैं वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे। तो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगी। इसके बाद जो अगला आर्टिकल आता है अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 में 2 खंड हैं। इसका जो पहला खंड है क, उसमें कहा गया कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए लोक कल्याण के लिए विधि बनाएगा। तो जो राज्य होगा ना, राज्य लोक कल्याण के लिए विधि बनाएगा जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो सके। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए विधि बनाएगा जिससे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो सके। इसके बाद जो दूसरा खंड है वो कहता है कि राज्य अवसरों की समानता लाने का प्रयास करेगा। जैसा कि अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि जो राज्य है वो अवसरों की समानता के लिए 7 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। उसी प्रकार 38 के खंड ख में भी इसका प्रावधान किया गया कि राज्य अवसरों की समानता लाने का प्रयास करेगा। कोई भी जाति के व्यक्ति किसी जो पोस्ट में पहुंचे सभी के लिए जो पोस्ट है वो समान रूप से खुली हों। इसके बाद इसको पहले आप नोट कर लें। इसके बाद जो अगला अनुच्छेद है आर्टिकल 39, अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में कुल 4 खंड हैं। इसका जो पहला खंड कहता है खंड कहता है कि राज्य महिला व पुरुषों के लिए संसाधनों का समान वितरण करेगा। महिलाओं पुरुष के लिए काम और पुरुषों के लिए समान वितरण करेगा। दूसरा कहता है कि भौतिक संसाधन में जो समाज में जो भौतिक संसाधन है उसका भी समान वितरण करेगा राज्य। भौतिक संसाधनों का समान वितरण। इसके बाद जो इसका खंड ग है वो कहता है कि राज्य धन के केंद्रीकरण को, यानी कि धन है ना जो संसाधन है वो कुछ ही व्यक्तियों के पास ना रहे। यानी कि अगर जो धन है वो किसी एक व्यक्ति के पास या कुछ व्यक्तियों के पास रहेंगे तो जो अमीर होगा वो अमीर होता चला जाएगा।
जो गरीब है वो और गरीब होता चला जाएगा। इसलिए राज्य का यह कर्तव्य हुआ कि वह धन के केंद्रीकरण को रोकने के लिए विधि बनाएगा और उस पर कार्य करेगा। तो धन के केंद्रीकरण को रोकने का प्रयास करेगा राज्य, रोकने का प्रयास करेगा। इसके बाद आता है कि महिलाओं व पुरुषों के लिए, महिलाओं व पुरुषों के लिए समान कार्य का समान वेतन मिलेगा। यानी कि कोई समान कार्य, जैसे कि कोई काम है ए, अगर उसी कार्य को कोई पुरुष करता है तो उसको भी उतना ही वेतन मिलेगा जितना कि महिला को मिलता है। तो यह आर्टिकल 39 के खंड घ में इसका प्रावधान किया गया है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल आता है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 है ना, वो गांधीवादी विचारधारा का है। गांधीवादी आपको मैं बताना भूल गया कि जो टीपीएसपी में कुल 3 विचारधारा की जो प्रावधान है वो हमें देखने को मिलते हैं। पहला है समाजवाद, उदारवाद और गांधीवाद। गांधी जी क्या चाहते थे? क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि जो कानून बनाने की शक्ति है या जो देश चलाने की शक्ति है वो पंचायतों के पास हो। गांधी जी वो कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करते थे। तो ऐसे जो अनुच्छेद होंगे डीपीएसपी में वो सभी गांधीवादी विचारधारा के हैं। समाजवादी वे आर्टिकल होंगे जो सभी के लिए, जैसे कि ये आर्टिकल 39, ये समाजवादी यानी कि जो संसाधन है उनका समान वितरण के लिए समाजवाद कार्य करता है। इसके बाद उदारवाद, अनुच्छेद 40। तो जो अनुच्छेद 40 है वो गांधीवादी विचारधारा का है। इसमें कहा गया है कि ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का गठन राज्य करेगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और जो गांधी जी है उनमें इसी बात पर डिबेट होता था कि डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि जो पावर है वो जो केंद्र के पास रहे, लेकिन गांधी जी चाहते थे कि जो भारत है वो ग्रामीण है, इसीलिए जो पावर होनी चाहिए, जो विधि बनाने की शक्ति होनी चाहिए वो पंचायतों के पास होनी चाहिए। लेकिन अम्बेडकर जी ग्राम पंचायतों के खिलाफ नहीं थे। वो चाहते थे कि जो ग्राम पंचायत का जो गठन है वो हमें डीपीएसपी के ऊपर निर्भर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उस समय जो हालात ऐसे थे कि जो सरकार के पास या जो गवर्नमेंट थी उसके पास संसाधनों की कमी थी। इसलिए ग्राम पंचायतों के गठन को हमने डीपीएसपी में शामिल कर लिया। डीपीएसपी में अगर कोई अनुच्छेद या प्रावधान शामिल होता है तो वह स्वतः लागू नहीं होता है। इसके लिए लागू करवाने के लिए संसद को संविधान में संशोधन या कोई विधि बनानी पड़ती है। इसलिए 73वें संविधान संशोधन द्वारा 73वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य में सभी राज्यों में पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया। इसको 11वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन से जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके पहले आप नोट कर लें। इसके बाद
अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41, जो अनुच्छेद 41 है वो समाजवादी है। तो अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39 और अनुच्छेद 41, 42 ये सभी समाजवादी हैं। तो अनुच्छेद 41 कहता है कि कुछ दशाओं में विशेषतः बुढ़ापा, गरीबी, बेरोजगारी, कुछ दशाओं में विशेषतः गरीबी, बुढ़ापा, बेरोजगारी में लोक सहायता पाने का लिखा है। अनुच्छेद 41 कहता है कि विशेषतः जो बुढ़ापा है, गरीबी है, बेरोजगारी की स्थिति में जो लोक सहायता पाने का अधिकार होगा, लेकिन ये अधिकार आप सुप्रीम कोर्ट में जाके मांग नहीं सकते हैं। तो जैसा कि बुढ़ापे के लिए जो पेंशन वगैरह दी जाती है सरकार द्वारा, बेरोजगारी के लिए एक स्कीम चलाई जाती है, इसको हम बोलते हैं नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये स्कीम चलाई जाती है केंद्र सरकार द्वारा। इसका जो नाम बदल के कर दिया गया है DVG रामजी योजना। इसमें जो लोगों को 125 दिन का जो रोजगार है वो दिया जाएगा, 125 दिन का रोजगार। और जो सूखा है, बाढ़ आती है, उसके लिए अलग भी प्रावधान किए गए हैं कि लोगों को अधिक रोजगार दिया जा सकता है। इसको पहले आप नोट कर लें। इसके बाद अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 42 अनुच्छेद 42 कहता है कि राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशा प्रदान करेगा। जैसा कि एक शब्द है मानवोचित, तो उसको हम इसका संधि विच्छेद कर देते हैं। तो मानवोचित को हम लिखते हैं, कोई भी अगर शब्द समझ में ना आए और बड़ा शब्द है उसको हम तोड़ के लिख के उसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मानवोचित है, तो इसको हम लिख देते हैं मानव प्लस उचित। तो यह शब्द बना है मानव प्लस उचित से, यानी कि जो कार्य मानव के लिए उचित हो उसे लाने का प्रयास कौन करेगा? राज्य करेगा। यानी कि जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारे यहाँ जो सिविल लाइन की सफाई होती है और जो लोग ही करते हैं, अभी भी इतना मशीनीकरण नहीं हुआ है कि मशीन को साफ करें। मैला ढोने की प्रथा अभी भी बनी हुई है। तो इसके लिए राज्य प्रयास करेगा कि जो काम है वो मानवोचित हो या मानव के लिए कार्य करने के योग्य हो। ऐसा नहीं कि जो लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो मजदूर से कुछ भी करा लेंगे। तो ऐसा करने से राज्य उनको रोकेगा। तो इसको भी आप नोट कर लें। इसके बाद जो अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 42 में एक और चीज छूट गई कि राज्य, जैसे कि एग्जाम्पल छूट गया शायद उसका,
मातृत्व अवकाश या जो मैटरनिटी फैसिलिटी दी जाती है महिलाओं को 6 महीने की, वह भी अनुच्छेद 42 के तहत दी जाती है। इसके बाद अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 कहता है कि राज्य मजदूरों के लिए इतनी मजदूरी देगा, राज्य मजदूरों के लिए निर्वाह मजदूरी देगा जिससे उसका गुजारा हो सके। जैसे कि जो राज्य है ना, और उसमें जो काम कर रहे हैं लोग, तो राज्य उसको उतनी जो सैलरी देगा जिससे कि उनका जो खर्चा है वो हो सके, लेकिन वो इतनी कम मजदूरी नहीं देगा कि उनका जो गुजारा ना हो सके और उनसे जो ओवर टाइम करा जाए लेकिन फिर भी उनका जो गुजारा ना हो सके। इसके बाद इसके दो खंड हैं। खंड क कहता है कि राज्य कामगारों के लिए विधि बनाएगा। जैसा कि फैक्ट्रियों में लोग काम करते हैं, तो फैक्ट्री में जो वर्कर काम कर रहे हैं या जो मजदूर काम कर रहे हैं, तो उस फैक्ट्री का जो मालिक होगा वो अपनी मर्जी से उतना काम नहीं करवाएगा। तो कितना काम करवाएगा यह राज्य डिसाइड करता है। तो राज्य ने अभी सामाजिक सुरक्षा संबंधी अधिनियम 2020 बनाया था और कुछ अधिनियम और बनाए थे। इसमें जो कहा गया कि राज्य जो कंपनी के मालिक होंगे वो व्यक्तियों को एक सप्ताह में 6 दिन, 7 दिन में से केवल 6 दिन काम करवाएंगे और जो काम होगा वो केवल 48 घंटे होगा। 48 घंटे काम होगा, यानी कि प्रतिदिन जो मजदूर होंगे वो केवल 8 घंटे काम करेगा और उनमें उसको लंच भी दिया जाएगा। तो प्रतिदिन 8 घंटे का कार्य। प्रतिदिन है वो मजदूर केवल 8 घंटे का कार्य करेंगे। लेकिन जो बिजनेसमैन है ना, वो उद्योगपति, वो चाहता है कि तो मजदूर हैं वो ज़्यादा काम करें, तो ज़्यादा भी काम करवा सकते हैं, लेकिन उसको जो सैलरी मिलेगी वह ओवर टाइम हुआ ना उसकी दुगनी मिलेगी। जैसे कि साधारण जो घंटे हैं उसमें 1 घंटे में 60 रुपये मिलते हैं, लेकिन अगर वो ओवर टाइम करवाता है तो उसको 1 घंटे के 120 रुपये मजदूर को देने पड़ेंगे। यह विधि में लिखा गया है। इसके बाद अनुच्छेद 44 ये ऊपर छूट गया था इसमें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सहकारी समिति, सहकारी समितियाँ, ये बहुत बार एग्जाम आया हुआ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप एकदम हाईलाइट कर लें। सहकारी समिति का अर्थ होता है कि जो समिति बनेगी वह प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट को मिला के बनेगी, उसको हम बोलते हैं सहकारी समिति। सहकारी समितियाँ ये नहीं पूछेगा कि सहकारी समिति कौन से आर्टिकल में, यह पूछता है कि जो सहकारी समिति वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा लाई गई। तो यह 97 कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। पहले आप इसको नोट कर लें। इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है DBSP का, जिसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, पहले आप इसको नोट कर लें।
अनुच्छेद 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि समान नागरिक संहिता, यानी जो भी विधि बनेगी वह सभी नागरिकों के लिए समान होगी। तो इसमें क्या शामिल है? इसमें शामिल है विवाह का अधिकार, तलाक, गोद लेने का अधिकार, और कुछ अन्य अधिकार हैं। तो इसमें कहा गया है कि जितने भी जो विवाह हैं, वो तलाक का अधिकार है, गोद लेने का अधिकार है, ये सभी अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से लागू होंगे। यानी कि जो लोगों की शादी होगी वो एक ही रीति रिवाज से होगी। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि भारत विविधतापूर्ण देश है, लेकिन इसमें जो तलाक का सिस्टम है वो धर्मों में अलग अलग हो सकता है। जैसे कि मुस्लिम समाज में 3 तलाक का जो मामला आया था, सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को खत्म कर दिया। तो यहाँ यूसीसी को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, यूसीसी को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है जिससे कि सभी नागरिक समान हो सकें। तो ये सभी अधिकार अनुच्छेद 44 में दिए गए हैं। डॉक्टर अम्बेडकर जी जो यूसीसी को उसी समय लागू करने के पक्ष में थे और उन्होंने विधि मंत्री या कानून मंत्री से इस्तीफा दे दिया, कानून मंत्री से इस्तीफा दे दिया। और जो महिलाएं कहती हैं कि वो डॉक्टर अम्बेडकर जी ने उनके लिए कुछ नहीं किया, तो ये देख लो क्या किया, अपने कोई कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया केवल इसलिए क्योंकि उसने जो नेहरू जी ने जो समान नागरिक संहिता को लागू नहीं किया था। ना ही संविधान सभा इस पक्ष में थी कि समान नागरिक संहिता को अभी लागू किया जाए, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर जी चाहते थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को अभी लागू किया जाए, जिससे कि जो देश में जो छुआछूत है, महिलाओं के प्रति जो अत्याचार होता है वो सभी मिट जाए और सभी लोग समान हो सकें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन 1956 में ये अधिकार जो डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाए थे वो सीधे सीधे नहीं बनाए गए थे, उनको अलग अलग अधिनियमों के द्वारा डॉक्टर अम्बेडकर ने 6 अधिनियम बनाए थे। लेकिन 1956 में केवल 4 अधिनियम नेहरू जी की सरकार ने बनाए थे। इसके बाद अरे आप इसको नोट कर लो। इसके बाद आता है अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 कहता है कि राज्य 6 से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। राज्य 6 से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास करेगा। यह आर्टिकल 45 में लिखा गया है। आप इस जो अधिकार है उसको आप न्यायालय में जाके मांग नहीं सकते कि न्यायालय में आप याचिका दर्ज करवा दें कि हमारे बच्चों को जो 6 से कम उम्र के उनको शिक्षा प्रदान किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसी याचिका को खारिज कर देगा। इसलिए 86वें संविधान संशोधन से ये जो संशोधन है वो मैंने बता के आपको पका दिया होगा और आपको याद भी हो गया होगा। ये 86वें संविधान संशोधन से 21 के क में एक खंड जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास करेगा।
यह जो आर्टिकल है वो मूल अधिकार की श्रेणी में आता है, और मूल अधिकार को हम न्यायालय में जाके मांग सकते हैं क्योंकि वह अपना फंडामेंटल राइट्स है। इसके बाद अनुच्छेद 40 कहता है कि राज्य SC/ST के लिए, OBC के लिए या जो वंचित वर्ग हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण जैसे प्रावधान कर सकता है। तो यह जो आर्टिकल 40 है वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। तो SC/ST के लिए वंचित वर्ग हैं, SC/ST वंचित वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है। इसलिए संविधान में सभी के लिए समान रूप से जगह है। लेकिन कुछ आर्टिकल हमें ऐसे दिखाई देते हैं कि वो जो दूसरे लोगों के लिए भेदभाव करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो वंचित वर्ग हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए संविधान ऐसा प्रयास करता है कि जो सभी लोग समान हो जाएं। जब सभी लोग समान हो जाएंगे, जाति तौर पर, धर्मी तौर पर, और लिंग है जो महिला पुरुष में भेदभाव होता है वो सभी समान हो जाएंगे, तो ये प्रावधान भी समाप्त हो जाएंगे। ऐसा डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि 1950 में जो आरक्षण दिया गया वो केवल 10 वर्षों के लिए दिया गया। वो डॉक्टर अम्बेडकर ने ये प्रावधान नहीं किया था कि जो आरक्षण वो हमेशा बना रहेगा। उन्होंने कहा था कि 10 वर्ष में जो समाज है, जो वंचित वर्ग के जो व्यक्ति हैं वो सभी मुख्य धारा में आ जाएं। लेकिन 10 वर्षों में ऐसा कोई हमें चेंजेस दिखाई नहीं पड़ा, और आज भी 75 साल के बाद भी वो सभी चेंजेस अभी भी ज़मीनी स्तर पर हमें दिखाई नहीं देते हैं। जैसा कि गांव में आज भी भेदभाव होता है, जो दलित जो दूल्हे हैं उनको घोड़ी से चढ़ने रोका जाता है, मूंछों रखने पर हत्या हो जाती है, तो ये सभी गलत है। क्योंकि जो आज का युग है वो आधुनिक युग है, तो हमें जातिवादी जैसी मानसिकता से दूर हटना पड़ेगा। इसलिए तभी हमारा जो समाज है वो डेवलप हो पाएगा। पहले आप इसको नोट कर लें। इसके बाद अनुच्छेद 47 कहता है कि लोगों के जो पोषण आहार है या जो न्यूट्रिशन लेवल है लोगों के पोषण आहार की जांच करना, नशीले पदार्थ है उनको बंद करना, नशीले पदार्थ को रोकना। जैसे कि जो अवैध शराब होती है उसको जो बेचते हैं उनको बंद करवाना, यह राज्य का कर्तव्य होगा। इसके बाद जो अगला आर्टिकल आता है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 कहता है कि जो राज्य होगा वो दुधारू पशुओं जो पशुओं की बलि दी जाती है उसको रोकने के लिए प्रयास करेगा। इसके बाद 48 के खंड क में एक प्रावधान जोड़ा गया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य प्रयास करेगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य प्रयास करेगा। राज्य प्रयास करेगा।